हेलो एवरीवन। यस्टरडे हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे थे डायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड, और हमने डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइज किया था। मीन्स अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स में डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 ये दो टाइप के रियलाइजेशंस देखे। डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमने क्या देखा? डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमने देखा कि एज इट इज जैसा ट्रांसफर फंक्शन है उसका ब्लॉक डायग्राम हमने बना दिया, तो वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट फॉर्म 1। डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने डायरेक्ट फॉर्म 1 के स्ट्रक्चर को। और जहां डायरेक्ट फॉर्म 1 में हम लेफ्ट हैंड पर बनाते थे जीरोस और राइट हैंड पर बनाते थे पोल्स, अब हमने उसको थोड़ा सा उलट दिया। जहां हम H1 इंटू H2 करते थे, अब हमने H2 इंटू H1 कर दिया। ठीक ना? और लेफ्ट हैंड पर हमें क्या मिलता है? अब हमें मिलने लगा पोल्स, और राइट हैंड पर क्या मिलने लगा? जीरोस। ठीक। तो अब जो सिस्टम हमारे पास आया, इस सिस्टम में हमने अब क्या किया? जो डिले एलिमेंट्स हैं, आसपास वाले डिले एलिमेंट्स, हमने क्या देखा कि दोनों साइड में जो डिले एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बैक स्लाइड पर चलूं, डायरेक्ट फॉर्म 1 वाली स्लाइड पर, हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो डिले एलिमेंट्स हैं यहां पर और यहां पर, डिले एलिमेंट के बाद सेम आउटपुट मिल रहा है। यहां पर और यहां पर सेम आउटपुट मिल रहा है। ऐसे ही जितने डिले एलिमेंट्स हम लगा रहे हैं, उतने डिले एलिमेंट्स के बाद हमें दोनों साइड में सेम आउटपुट मिल रहा है। तो हमने उन्हीं दोनों डिले एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, ताकि अगर सेम आउटपुट ही मिलना है तो एक ही डिले से मिले, हम क्यों दो डिले एलिमेंट लगाएं वहां पर? ठीक है। तो इसलिए हमने उसको क्या किया? कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ डिलेज रिड्यूस हो गए। और अब नंबर ऑफ डिलेज कितने हो गए हमारे पास? जितने की हमारे ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर है। राइट ना? यहां से हमने पहली सीढ़ी पार की स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हमने यहां से ड्रॉ करने सीखे। अब अगला स्ट्रक्चर जो हमारा आता है वो है कैस्केड स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब भी कभी रियलाइज करेंगे, हमेशा डायरेक्ट फॉर्म ही रियलाइज करेंगे, वो भी कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म ही रियलाइज करेंगे। दूसरा कोई डायरेक्ट फॉर्म हम रियलाइज नहीं करेंगे। लेकिन कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन में भी हम करेंगे तो वही डायरेक्ट फॉर्म ही, लेकिन उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर HZ हमारे पास PZ ओवर DZ गिवन हो, तो उसको हम P1Z इंटू P2Z इंटू P3Z डिवाइडेड बाई D1Z इंटू D2Z इंटू D3Z के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मींस अपने P1 और सॉरी अपने P और Z को हम क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। या ये कहें कि हम HZ को डिकम्पोज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। राइट? और अब हमारे पास अलग अलग H1 H2 H3 H4 इस टाइप के फंक्शंस मिल जाएंगे। और उन जो H1 H2 H3 H4 मिल रहे हैं, उनका अब हम क्या बनाएंगे? कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। राइट? और तब हम उसको कहेंगे क्या? कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन। So, by expressing the numerator and the denominator polynomials of the transfer function as a product of polynomials of lower degree, a digital filter can be realized as a cascade of low order filter section. Right? तो इसको बनाने का एक रीजन ये भी है, कैस्केड स्ट्रक्चर का एक रीजन ये भी है कि जब हम डायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो रियलाइज तो हम कर लेते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को, कितने भी ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हो उसको हम रियलाइज कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्म में। लेकिन अगर स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो, ऑर्डर काफी बड़ा हो ट्रांसफर फंक्शन का, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 10th ऑर्डर, 12th ऑर्डर, इस टाइप के अगर सिस्टम्स हमें मिले, तो उनको रियलाइज तो हम कर लेंगे डायरेक्ट फॉर्म में, कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म 1 में रियलाइज तो हम कर लेंगे।
लेकिन बेसिकली रियलाइजेशन है किस लिए? ताकि उसकी कोडिंग हो सके, उसकी प्रोग्रामिंग हो सके, उसको हम फिजिकली इंप्लीमेंट कर सकें, राइट? तो जब ऑर्डर ज्यादा हो जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। डिजाइनिंग का यही एक तरीका है कि जहां कहीं भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसको छोटे छोटे नॉन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करके हम बड़े स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, बड़ा स्ट्रक्चर, राइट? तो यहां भी हम यही काम करते हैं कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन में। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिख रहा है सामने, hz इज इक्वल टू pz ओवर dz इज गिवन, और pz और dz को हमने क्या लिखा, p1z मल्टीप्लाइड बाई p2z मल्टीप्लाइड बाई दिस मस्ट बी p3z, दिस मस्ट बी p3z, राइट, डिवाइडेड बाई d1z मल्टीप्लाइड बाई d2z मल्टीप्लाइड बाई d3z। तो इस टाइप से हमने क्या किया, pz और dz को ब्रेक कर लिया, डिकम्पोज कर लिया। जरूरी नहीं है कि तीन ही पार्ट्स में ब्रेक होंगे, हो सकता है दो ही में हो सकता है चार में हो सकता है 10 में हो। वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर कैसा है। जिस टाइप का ऑर्डर होगा उस टाइप का आपका डिकम्पोजिशन होगा। और कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमारा डिकम्पोजिशन हो, that is either in first order decomposition form or in second order decomposition form, ताकि सेकेंड ऑर्डर तक का जो हमारे पास कोडिंग है हम उसी कोडिंग को यूज कर सकें बाकी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, अलग से हमें उसके लिए फिर से कोडिंग ना करनी पड़े, राइट? So there are some examples of cascade realizations obtained by different pole zero pairings. Different pole zero pairings means p1z by d1z करो या p1z by d2z करो या p1z by d3z करो, ठीक ना? या p2z by d2z करो, p2z by d1z करो, p2z by d3z करो, या p3z by d1z करो, p3z by d2z करो, p3z by d3z करो। इस टाइप से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक ना? देखो p1z by d1z, p2z by d2z, p3z by d3z, एक ये कॉम्बिनेशन बना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं 2 into 3 into 5 divided by 7 into 11 into 13, राइट? अगर मैं ये एग्जांपल लूं 2 multiplied by 3 multiplied by 5 divided by 7 multiplied by 11 multiplied by 13। अब आप कहेंगे मैंने सारे प्राइम नंबर्स क्यों लिए? ये एक एग्जांपल है, क्योंकि अगर मैं इसमें इवन नंबर लेता तो आप कहते कि ये 2 से कट जाएगा तो 2 खत्म हो जाएगा। तो उस पॉसिबिलिटी को मैंने किनारे कर दिया है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना बने यहाँ पर। और अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास हो और मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो क्या मैं 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/13 नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/13 नहीं लिख सकता हूं? या मैं इसको 2/13 मल्टीप्लाइड बाई 3/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 नहीं लिख सकता हूं? मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसके बन सकते हैं। अच्छा, मैं 2/7 को बाद में भी ले जा सकता हूं, 5/13 को पहले भी ला सकता हूं, ठीक? मींस 2 into 3 into 5 को
मैं 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। ऑर्डर इसका चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही नीचे पोल्स का भी ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, राइट। डिनोमिनेटर का भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी टाइप से जो P1Z, P2Z, P3Z डिवाइड बाई D1Z, D2Z, D3Z हमारे पास आया है ट्रांसफर फंक्शन अलग अलग पॉलिनोमियल के फॉर्म में, उसको हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां जो आपके सामने दिख रहा है कुछ एग्जांपल्स है पोल जीरो पेयरिंग के, ठीक ना, कि हम अलग अलग पोल के साथ अलग अलग जीरोस लेकर अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। There are some more examples of cascade realizations obtained by different ordering of sections. Ordering of sections जो मैं कह रहा था कि अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखूं, या इसको 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखूं, या 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं, या 3 इंटू 5 इंटू 2 लिखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ऑर्डरिंग अगर हम चेंज करें, P1 बाई D1 इंटू P2 बाई D2 इंटू P3 बाई D3 और P1 बाई D1 P3 बाई D3 P2 बाई D2 और P2 बाई D2 P1 बाई D1 P3 बाई D3, इस टाइप से कई ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास हैं इस केस में, जब हमने 3 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर के केसेस लिए हैं, P1 P2 P3 और D1 D2 D3 के केसेस जो हमने लिए हैं, इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं? 36 डिफरेंट कैस्केड रियलाइजेशंस, 36 डिफरेंट कैस्केड रियलाइजेशंस इसमें बन सकते हैं, और कोई नहीं कहेगा कि यह गलत है। यह आपके ऊपर है कि आप किस पार्ट को, किस न्यूमरेटर को किस डिनोमिनेटर के साथ आप रख रहे हो, किस जीरो को किस पोल के साथ आप रख रहे हो, राइट। तो 36 डिफरेंट रियलाइजेशंस हो सकते हैं इस केस में, राइट, बेस्ड ऑन पोल जीरो पेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। ड्यू टू फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स, each such cascade realization behaves differently from others. अब ये एक इफेक्ट है फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, ये बाद में आएगा जब हम FIR फिल्टर बताएंगे। होता क्या है बेसिकली FIR फिल्टर में फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, या IIR फिल्टर में फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, कि जो हमारे पास वर्ड लेंथ है वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो उसको हम कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे, या उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, राइट। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट। तो जितने 36 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उन सभी 36 स्ट्रक्चर्स का, अलग अलग स्ट्रक्चर्स का जो फंक्शन होगा, प्रॉपर्टी होगी, वो भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप उससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमेशा सेम होगा, राइट। यूजुअली द पॉलिनोमियल्स आर फैक्टर्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हमारा डिकम्पोजिशन हो वो या तो फर्स्ट ऑर्डर में हो या सेकेंड ऑर्डर में हो, उससे ज्यादा का, राइट। तो यहां एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, कि हम अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के फॉर्म में इसको डिकम्पोज करेंगे, कि हमारे जितने भी पार्ट्स हों H1 H2 H3 H4 वो सारे सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल्स हों, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शंस हों,
तो हम किस टाइप से लिखेंगे, वो एक जनरल फॉर्म यहां पर दिया गया है, that is hz is equal to p naught which is constant, pi k represents just multiplication of functions written in this function pi, right? Multiplication of this whole term k times, multiplication of this whole term k times, right? तो k times इस पूरे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कंप्लीट hz, राइट? और अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनाना हो, कैस्केडिंग फर्स्ट ऑर्डर के साथ करनी होगी, तो क्या होगा बेसिकली, ये जो टर्म आपका है बीटा 2k एंड अल्फा 2k का टर्म, बीटा 2k एंड अल्फा 2k, इसी के साथ तो z पावर -2 है, राइट? इसी बीटा 2k और अल्फा 2 के साथ ही तो z पावर -2 है। बस बीटा 2k और अल्फा 2k को अगर हमने 0 कर दिया तो बचा क्या हमारे पास, दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक? सो इन द अबव फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर बीटा 2k इज इक्वल टू अल्फा 2k इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और सेकंड ऑर्डर लेना होगा तो पूरा आ जाएगा, सारे आपके जो पैरामीटर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, वो नॉन जीरो होंगे, राइट? कंसीडर अ थर्ड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, एक ये थर्ड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन फॉर एन एग्जांपल लिया गया है। थर्ड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को हमने एक साथ थर्ड ऑर्डर नहीं लिया है, एक साथ थर्ड ऑर्डर नहीं लिया है, क्योंकि अगर एक साथ थर्ड ऑर्डर लेते तो वो बड़ा स्ट्रक्चर बनता और उसका सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 ही आप बना पाते। अभी हमने क्या लिया है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम को डिकम्पोज किया है, और आफ्टर डिकम्पोजिशन ये क्या बना, पी नॉट 1 प्लस बीटा 1 z इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा 1 z इनवर्स, वही जो वहां बीटा 2k और अल्फा 2k को हमने 0 किया था, यहां 0 करने के बाद का ये जो बचा हुआ फंक्शन है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और इधर है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक? ये कहलाएगा h1 और ये क्या कहलाएगा, h2। मीन्स k क्या है, ये 1 और ये 2, यही क्या कहलाएगा, k। जब हम h1 की बात करेंगे तो k 1 होगा, जब हम h2 की बात करेंगे तो k 2 होगा, राइट? ना इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि कैस्केड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो देखो ये सिर्फ पी नॉट है, यहां पे सिर्फ पी नॉट है, और ये पी नॉट मल्टीप्लाई किसके साथ है, h1 के साथ और h2 के साथ। और मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि जब दो सिस्टम्स आप कैस्केड करेंगे, इसका मतलब आप क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन। जब दो सिस्टम्स आप कैस्केड करेंगे तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो पी नॉट जहां पर कोई z का टर्म नहीं है, वो अपने आप में एक सिस्टम है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, h1 के साथ और h2 के साथ। तो पहले हम h1 और h2 बना लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, पी नॉट को, राइट? तो यहां से अब हमने h1 लिया, h1 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो दोनों जगह z इनवर्स है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, z इनवर्स। h1 के केस में हम डायरेक्ट फॉर्म 2 बना रहे हैं, ध्यान देना, कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म। तो z इनवर्स हमने एक ही लिया, ठीक? राइट हैंड पे हम जीरोस रिप्रेजेंट करेंगे और लेफ्ट हैंड पे पोल्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो राइट हैंड पे जब हम जीरोस रिप्रेजेंट करने चलेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 1 है और सेकंड वैल्यू बीटा 1 1 है।
तो यहां है 1 और यहां क्या है बीटा 1 1। जब हम लेफ्ट हैंड पर आएंगे तो लेफ्ट हैंड पर देखो पोल्स रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 रहता ही रहता है, यहां 1 है ही है। अल्फा 1 1 कहा जाएगा, यहां चूंकि प्लस है तो यहां क्या जाएगा माइनस अल्फा 1 1, राइट। तो ये इतना पोर्शन क्या बना H1, ठीक है। अब आते हैं H2 पर। यहां मैक्सिमम पावर ऑफ Z इनवर्स 2, तो दो डिले एलिमेंट्स लगे। न्यूमरेटर मींस जीरोस, यहां है 1, यहां बीटा 1 2, यहां बीटा 2 2, ठीक। ऐसे ही माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 2, और ये जो पूरा पोर्शन बना, ये पूरा पोर्शन आपका बना H2, राइट। और इन दोनों को हमने क्या किया, सिंपली कैस्केड कर दिया। इसके H1 के आउटपुट को H2 के इनपुट से कनेक्ट कर दिया, कैस्केड हो गया। एक काम और करना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, इस P नॉट को। तो एक और हमने मल्टीप्लायर लगाया और P नॉट की वैल्यू का एक मल्टीप्लायर लगाया और उसको कनेक्ट किसके साथ कर दिया, H1 के साथ, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना आपका ये कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कंसीडर एन एग्जांपल। Obtain the direct form 2 and cascade form realizations of Hz, which is given as 0.44 Z inverse plus 0.362 Z power minus 2 plus 0.02 Z power minus 3 divided by 1 plus 0.4 Z inverse plus 0.18 Z power minus 2 minus 0.2 Z power minus 3, right। ये Hz गिवन है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इस Hz को डिकम्पोज करना, डिकम्पोज मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में करना है, ठीक। तो हो सकता है इसमें 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बने, या हो सकता है इसमें एक फर्स्ट ऑर्डर बने और एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम बने, ठीक है। तो यहां ऊपर से अगर हम Z इनवर्स कॉमन कर लें, न्यूमरेटर से अगर हम Z इनवर्स कॉमन कर लें तो क्या दिखता है, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाता है, ठीक ना। बस Z इनवर्स कॉमन करते ही ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन जाता है। तो हम नीचे वाले को भी सेकंड ऑर्डर बना लेते हैं, मतलब इसको एक बार फैक्टराइज करेंगे बस, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक टर्म बनेगा 1 माइनस 0.4 Z इनवर्स और एक टर्म बनेगा 1 प्लस 0.8 Z इनवर्स प्लस 0.5 Z पावर माइनस 2। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस डिनोमिनेटर को, इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के डिनोमिनेटर को इस Z इनवर्स के साथ रखते हो या इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ रखते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसको, इस डिनोमिनेटर को इस Z इनवर्स के साथ ले जाते हो और इस टर्म को इसके साथ ले आते हो तो क्या होगा, दोनों जगह, दोनों स्ट्रक्चर में आपको दो दो डिले एलिमेंट्स देने होंगे, क्योंकि दोनों ही सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गए। तो आपको दो दो डिले एलिमेंट्स देने होंगे। टोटल कितने डिले एलिमेंट लगेंगे, 4। और आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है उसमें कितने डिले एलिमेंट्स लगेंगे, अगर हम कैनोनिक डायरेक्ट फॉर्म बनाए तो 3। तो हम क्यों डिले एलिमेंट्स बढ़ाएं, कोशिश तो हमारी ये होती है कि हम कम करें,
अगर कम नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जितना है उतना तो एज इट इज रखा जाए, हम बढ़ाएं क्यों? इसलिए इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ, न्यूमरेटर के साथ हमने सेकेंड ऑर्डर डिनोमिनेटर रखा, और इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूमरेटर के साथ इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूमरेटर को रखा, डिनोमिनेटर को रखा, राइट। और अब जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला स्ट्रक्चर आपका जो बनेगा ये बनेगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, और ये बनेगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। इस सिस्टम का जब आप रियलाइजेशन देखते हैं तो ये देखो, ये डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन, लेफ्ट हैंड पर इसका क्या बना है, डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन, जो आप डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन से, थर्ड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से बनाते हैं। और ये जो राइट हैंड पर बना है ये क्या है, कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन। ये इतना पार्ट है आपका H1, और ये इधर वाला पार्ट आपका क्या है, H2। ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था वो है ये, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था वो है ये। यहां आप देख रहे होगे कोई लाइन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक बार जरा फिर से हम आते हैं इस पे, ट्रांसफर फंक्शन पे। तो यहां आप देखिए, न्यूमरेटर में क्या कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ z इनवर्स है। तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म दे भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि यहां जो लाइन है उस लाइन का गेन कितना है, उस लाइन का मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट कितना है, 0, राइट। और जिसका मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट 0 है उस लाइन को हटा देना ही बेहतर है, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। Let us consider another example. We have hz like this. इस hz में आप देख रहे हैं एक ये जो आपका दिख रहा है फैक्टर, इसमें आयोटा है, j है। एक यहां भी फैक्टर है, इसमें भी क्या है, j है, ठीक। तो सबसे पहला काम, ये जो j वाले हैं इनको कंबाइन कर दो, ठीक। इसको कंबाइन करते ही ये क्या बन जाता है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो जब नीचे सेकेंड ऑर्डर बना रहे हो तो ऊपर भी सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट कर दो। मींस ऊपर इन दोनों को ले लो और इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बना लो। तो ये और ये मिलके आपका पूरा एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब बचा क्या, ऊपर एक फर्स्ट ऑर्डर और नीचे दो फर्स्ट ऑर्डर। अब या तो आप इसको 1 डिवाइडेड बाई या 10 डिवाइडेड बाई करके इसको अलग कर लें, तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक ना। या तो आप ऐसे कर लें तो 3 सेक्शंस आपके पास रेडी होंगे, ठीक है, 3 सेक्शंस रेडी होंगे। या फिर हम 2 ही सेक्शन बनाएं और इन दोनों को भी हम कंबाइंड कर दें, इन दोनों को भी नीचे कंबाइंड कर दें, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो जाता है और राइट वाला भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो कंप्लीट जो हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दो सेक्शन वाले बनेंगे और वो दोनों सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होंगे, सेकेंड ऑर्डर स्ट्रक्चर बनेगा उन दोनों का, ठीक है। तो देखो यहां सेकेंड ऑर्डर स्ट्रक्चर बना है, कैस्केड रियलाइजेशन। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसको हमने नाम दिया है H1, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको हमने नाम दिया है H2। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप H1 इधर बनाएं और H2 इधर बनाएं। आप H2 इधर बना सकते हैं और H1 इधर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं।
ये भी जरूरी नहीं है कि 10 को हम यहीं मल्टीप्लाई करें, 10 को हम इस बीच में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 को हम यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम 10 को कहां मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। H1 में आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ Z इनवर्स कितने हैं, 2। तो 2 डिले एलिमेंट्स लगे हैं। इन 2 डिले एलिमेंट्स के बाद अब हमें कोएफिशिएंट्स रखने हैं। तो सिंपल हमने कोएफिशिएंट्स रख दिए हैं। देखो यहां पर है 1, यहां पर है -2/3 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में यहाँ -7/8 है तो यहाँ +7/8 हो गया, और वहां +3/32 है तो यहाँ -3/32 हो गया। H2 दोनों ही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स 2, 2 डिले एलिमेंट्स लगेंगे, 2 डिले एलिमेंट्स हमने लगा दिया, और इसके बाद सिर्फ कोएफिशिएंट्स की वैल्यू रखनी है। न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट 1, 3/2, -1/2 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट चूंकि -1 है तो 1, और +1/2 है तो -1/2। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, कैस्केड स्ट्रक्चर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये भी आपका थर्ड ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल दिख रहा है। इस एग्जांपल में आप अगेन या तो इसको 3 पार्ट में करें या 2 पार्ट में करें। ठीक है। तो यहां इन्होंने 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं, एक सेकेंड ऑर्डर सेक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन। ठीक है जी। तो सेकेंड ऑर्डर सेक्शन आपका यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर यहां बनाया गया है। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स में आप ध्यान देंगे सिर्फ सर्कल बना हुआ है, कोई और सिंबल बीच में नहीं है। आप ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि ये जितने सर्कल्स हैं वो सारे क्या हैं, एडर्स हैं। वो सारे क्या हैं, एडर्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है, एक चीज और आपको अज्यूम करनी है कि ये जो Z इनवर्स है, यहां पर इस Z इनवर्स का ब्लॉक लगा है। ठीक ना। यहां पर इस Z इनवर्स का ब्लॉक लगा है, और जब ये ब्लॉक यहां लगेगा तो यहां पे ये जो लाइन है, ये जो सर्कल है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये एक टेक ऑफ पॉइंट बनता है। टेक ऑफ पॉइंट मींस वो पॉइंट जहां से एक से अधिक ब्रांचेस निकलती हैं, और समिंग पॉइंट वो पॉइंट जहां पर एक से ज्यादा लाइंस आकर मिलती हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक ही लाइन इधर से आ रही है और इससे 2 लाइंस निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टेक ऑफ पॉइंट। ऐसे ही यहां से एक लाइन आ रही है और निकल कितनी लाइंस रही हैं, 3 लाइंस निकल रही हैं, तो ये भी क्या है, टेक ऑफ पॉइंट। ऐसे ही यहां पर एक लाइन आ रही है, 2 लाइंस निकल रही हैं, तो क्या है, टेक ऑफ पॉइंट। यहाँ ये मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर समिंग पॉइंट लगा दिया है सर्कल। तो ये टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, और इधर क्या है, जहां जहां सर्कल है वो सारे क्या हैं, समिंग पॉइंट्स मींस एडर्स। ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी ये क्या होगा, टेक ऑफ पॉइंट होगा। ये आपका एक ब्लॉक लगेगा Z इनवर्स के लिए, यहां भी क्या लगेगा, टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है। Now general procedure to obtain a cascade structure. First, compute the poles and zeros of Hz. Then combine any pair of complex conjugate poles. Combine any pair of complex conjugate poles to obtain real valued elements. It is optional to combine such elements further if it is beneficial. Otherwise, there is no need to combine another elements, right?
and typically we limit ourselves to second order sections. We do not go for the third order, fourth order, fifth order sections. मैंने आपको बताया कि हम या तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनाते हैं या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में डिकम्पोज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, राइट? सो दिस इज ऑल ओवर कैस्केड रियलाइजेशन. Now we will move forward to parallel realization.